हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली कुछ वीडियो से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कवर अप करते आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं, कुछ एक टॉपिक्स हमारे बच गए। अब जो टॉपिक्स बच गए अब धीरे धीरे उनको कवर अप करते हैं। तो कवर अप करने की सीरीज़ में ना एक टॉपिक रास्ते में आया। क्या आया? पुली कांस्टेंट। क्या है ये पुली कांस्टेंट? यहाँ बोल दीजिए कांस्टेंट मोशन का एक पार्ट है। इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल की कांस्टेंट मोशन होता क्या और कांस्टेंट मोशन में हमें क्या डेवलप करना है। एक कांस्टेंट मोशन का जो क्वेश्चन होगा उसकी फ्रेमिंग कैसे होने वाली है आपके सामने, और उस फ्रेमिंग में हमें क्या फाइंड आउट करना है, और उस फाइंड आउट करने के जो प्रोसेस में इजी स्टेप्स होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं पुली कांस्टेंट को। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट मोशन की। कांस्टेंट मोशन, तो देखो सीन क्या रहता है कांस्टेंट मोशन का। कांस्टेंट मोशन से पहले तुम एक वर्ड पर ध्यान दो, विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक तरह से तुम ये कह दो लिमिट लगाना, लिमिट लगाना या किसी को बाउंड कर देना। कांस्टेंट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक लिमिट लगाना, एक रोक लगाना, या फिर उसको बाउंड अप कर देना। सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, एक ट्रैक, और इस 2D ट्रैक में ना आप एक ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो और उस ऑब्जेक्ट के पास है अथॉरिटी और परमिशन कि वो कैसा भी मोशन कर सकता है। वो इसमें 2D मोशन कर सकता है किसी भी तरीके का, जैसा उसका मन हो। वो इस तरह से जाएगा, वो 2D मोशन किसी भी तरीके से कर सकता है। ही इज़ फ्री टू मूव, बट वो उसका मोशन कैसा है 2D में, राइट। इसी पार्टिकल को अगर मैं कुछ ऐसे बाइंड अप कर दूं, मैं कहूं इसी पार्टिकल को कि तेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ इतना रास्ता है, सिर्फ इतना रास्ता है, तो इसी रास्ते में मोशन कर। तो उसका मोशन देखने में कैसा होगा? वो यहाँ से चलेगा, वो जाएगा 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 और वो टर्न कर ही नहीं पाएगा। उसका सारे का सारा मोशन क्या हुआ? इसी पाथ के अलोंग हो गया। तो मतलब क्या हुआ? पार्टिकल वही था, पहले आराम से चल रहा था, मस्ती में चल रहा था, कहीं भी जैसे मन हुआ वैसा टर्न कर रहा था, बट यहाँ वो कैसे चल रहा है? एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में। इट मीन्स आपने उस पार्टिकल को बंधित कर दिया, कंस्ट्रेंट में डाल दिया, उस पर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि तेरा मोशन तू अपनी मर्जी से कैसा भी कर सकता है, बट मैं चाहता हूं तू सिर्फ ना ऐसा ही मोशन कर। मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ इस पतली सी गली में से निकल, बस ये तेरा कंस्टेंट मोशन है। और इसी को तुम बोलते हो कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें आप लगाते हो बाउंडेशंस। बाउंडेशंस किस पे? पार्टिकल पर, बॉडीज पर, मासेस पर। उन पर बाउंडेशन लगा दी या उसका सिस्टम इस तरह से अरेंज कर दिया कि बस वो उसी पाथ पर या एक ही पाथ पर वो फॉलो करता है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कंस्टेंट में, एक ये भी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है। डेफिनेशन का सॉरी एग्जांपल, सपोज करो तुम्हारे पास एक मास, बिल्कुल तुमने इस मास को ना बांध दिया एक टेंशन, एक स्ट्रिंग की हेल्प से, विद अनदर मास कैपिटल M। बिल्कुल, अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास परमिशन है, तुम इस मास M को मूव करवा सकते हो। और तुम खुद से देखो, जैसे जैसे आप इस मास M को मूव करवाओगे, ये स्मॉल m भी उसी पाथ को फॉलो करता हुआ पीछे पीछे आएगा, राइट। तो मतलब क्या हुआ? स्मॉल m बाउंडेड हो गया, उस पर एक कंस्ट्रेंट लग गया। कंस्ट्रेंट क्या लगा? कि भाई तू इसी मोशन को फॉलो करेगा। जैसे जैसे आपका कैपिटल M जाएगा वैसे वैसे आपका स्मॉल m पीछे पीछे आएगा। एग्जाम्पल में तुम कह सकते हो कि एक रेलवे ट्रेन, एक ट्रेन में क्या सीन रहता है? आगे इंजन, पीछे बोगीज, बोगीज इंजन से अटैच है, जिस तरफ इंजन जाएगा बोगीज भी साथ साथ जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ? बोगीज आर कंस्ट्रेंट, बोगीज बंद गई, जैसा जैसा इंजन करेगा वो वैसा ही करेगी, वो खुद का दिमाग नहीं लगा सकती, वो खुद की मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती, और वो बंद गई। और जो तुम्हारा इंजन भी है वो भी बन चुके। इंजन कुछ इस तरह से मोशन करेगा रेलवे ट्रैक के ऊपर, जैसा ट्रैक है वो वैसा मोशन करेगा। अगर ट्रैक टर्न हो रहा है तो वो भी टर्न करेगा साथ साथ, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो आपके पास बंधा हुआ हो, यानी उस मोशन में एक पार्टिकल या एक बॉडी या एक मास, उस पर आपने रोक लगा दी कि तुझे तो सिर्फ ऐसा ही मोशन करना है। रोक तुम कैसे भी लगा सकते हो, रोक तुम ऐसे लगा सकते हो, तुम उसको पाथ ऐसा दे दो
यहाँ तुम उसके साथ ऐसा कर सकते हो, तुम उस बॉडी को कहीं और अटैच कर दो किसी अदर बॉडी के साथ में, ताकि वो उस पर डिपेंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास है एक पुली, इस पुली पर ना इस तरफ तुमने मास बांध दिया 5 kg, इस तरफ तुमने मास लगाया 10 kg। और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए थे कि 10 kg आएगा नीचे, 5 kg आएगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल किए थे। अब खुद से देखो, जैसा जैसा 10 kg मूव करेगा वैसा वैसा 5 kg मूव करेगा। मतलब 5 kg का जो एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, 10 kg पर। अगर 10 kg बहुत तेज नीचे जाएगा तो ए भी बहुत तेज ऊपर आएगा, अगर ये स्लोली नीचे जाएगा तो ये भी स्लोली ऊपर आएगा। तो तुम ये कह सकते हो कि बोथ ऑफ द मासेस आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दोनों की वेलोसिटीज, दोनों के एक्सेलरेशंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मतलब आपने इस पर कांस्टेंट लगा दिया, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बना दी, तो इसी मोशंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। और उसी कांस्टेंट मोशन का हम जो आज के टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है पुली कांस्टेंट। आपके पास है पुली कांस्टेंट। पुली कांस्टेंट में क्या होता है क्या नहीं, तो सबसे पहले तो आपके पास आएंगी पुलिस। सबसे पहली बात है, सबसे पहला क्या आएगा तुम्हारे पास, पुली। और यही पुली सारे का सारा मोशन चेंज करेगी। तुमने एक सिस्टम में बहुत सारी पुलिस लगा दी, अब वो पुलिस की पुलिस ना मोशन को अपने हिसाब से चलाएंगी। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं कुछ ऐसा कि जैसे आप मान लीजिए एक पुली, इस पर तुमने लगाई रस्सी, ये मास m1, इस रस्सी को फर्दर कनेक्ट किया एक और हवा वाली पुली, यानी जो पुली फ्री है हवा में, फ्लोटिंग पुली, उसके ऊपर घुमाई रस्सी, नीचे कनेक्ट कर दिया एक मास m2, एक मास m3, राइट। अब तुम देख सकते हो कि पुलिस के आने से ना सभी मासेस बंध गए, एक दूसरे से रिलेट हो गए। अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, और उसी ओवरऑल इम्पैक्ट के कारण हो सकता है m1 ऊपर जाए या नीचे आए। तो ये सारे का सारा सीन रहता है पुली कांस्टेंट का। पुली कांस्टेंट में आपके पास पुलिस होंगी, और वही पुलिस ना मोशन को चेंज कर देंगी। वही पुलिस मोशन को चेंज कर देते हैं कि आप इस पुली के अराउंड स्ट्रिंग को किसी भी तरीके से लगा दो, जो पुली चाहती है मोशन तो वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कोर लो, अगर मैं इस 5 kg को नीचे खींचूं तो ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल। अगर इस 5 kg को मैं इस तरफ खींचूंगा किसी एंगल पर, तब भी 10 kg क्या जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर इस 5 kg को मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खींचूंगा तब भी 10 kg जाएगा ऊपर की तरफ। तो तुम कह सकते हो इस पुली के कारण 10 kg का मोशन क्या हो गया, वाई एक्सिस में, कभी ऊपर कभी नीचे, वो उसकी मर्जी है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसको तुम अगर फ्री कर दो, चाहे तुम इसको नीचे ले जाओ, चाहे तुम इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, कहीं ले जाओ, ये बेटा ऊपर नीचे करेगा इस केस में। मतलब तुमने क्या करा, इस पर लगा दिया कांस्टेंट कि तू तो भाई पुलिस से बंद गया, तेरा मोशन सिर्फ इतना ही है। और इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। और ये एग्जांपल है कुछ इसके पुली कांस्टेंट के। अब क्वेश्चंस की पहचान कैसे होती है, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन की पहचान। तो क्वेश्चन की पहचान ये रहती है इसमें कि आपके केस में ना जनरली एक से ज़्यादा पुलिस देखने को मिलेंगी तुम्हें। आपके क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक से ज़्यादा पुलिस देखने को मिलेगी। अगर एक पुली है फिर तुम इसको नॉर्मल तरीके से डील कर लोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। बट अगर 2 पुलिस आ गई तो चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं कि अब आपको शायद हो सकता है यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। पुलिस इंक्रीज हो सकती हैं, आपके पास स्ट्रिंग भी इंक्रीज हो सकती हैं, कुछ भी सीन बन सकता है। तो जो भी सीन बनेगा आपको वहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी अप्लाई करना हो सकता है, और साथ ही साथ कांस्टेंट मोशन का भी एक रूल है, उसको भी हम अप्लाई करते हैं। मैं उस रूल पर भी बात करूँगा। तो ये पूरे का पूरा सीन रहता है कांस्टेंट मोशन का। तो कांस्टेंट मोशन तुम्हें बता दिया। अब बात करते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि कांस्टेंट मोशन में तुम्हें कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। तो बात करो फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के केस में तुम्हारे पास ना की पॉइंट है, यहाँ तुम्हारे पास एक की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट तुम्हारा ये रहा, वर्चुअल वर्क इज 0।
वर्चुअल वर्क इज जीरो। ये तुम्हारा रहता है इसमें की पॉइंट। वर्चुअल वर्क क्या है हमने तो नहीं पढ़ा आज तक, अगले चैप्टर की बातें वर्क एनर्जी पावर की, वहाँ डील कर सकते हैं हम इस टॉपिक को। फिलहाल तुम्हें ये देखना है कि एक वर्चुअल वर्क नाम की टर्म है जो क्या है जीरो। अब ये वर्चुअल वर्क क्या होता है क्या नहीं होता, तो इसके बारे में फटाफट देखो। वर्चुअल वर्क में ना हम वर्क डन को जीरो करते हैं। तो वर्क डन तुम्हारे पास क्या होता है, अगर तुम्हें शायद पता हो या नहीं भी पता, तो वर्क डन का ना एक फॉर्मूला होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, वर्क डन का एक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तुम कह दो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको आप क्या कह सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का तुम्हारे पास ये फॉर्मूला रहता है, और पावर का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज एफ डॉट वी, या तुम बोल दो एफ वी कॉस थीटा। ये भी जीरो के बराबर रहता है, ये भी जीरो के बराबर रहता है, पावर भी वर्क डन का डिफरेंशिएटिव है तो ये भी जीरो रहता है। अगर किसी की पावर जीरो है तो मैं एक बात और कह सकता हूं, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हो ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं कह सकता हूं सामने तो जीरो जीरो रहेगा, एफ कॉन्स्टेंट है वो रहेगा वैसे का वैसा ही, यहां पे बनेगा डी बाई डी टी इक्वल्स जीरो। आप इसको लिख सकते हो एफ डॉट ए इज जीरो, और एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये भी आता है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, और इसी से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। वर्चुअल वर्क के अंदर हमारे पास वर्क होता है जीरो, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल जो वर्क डन रहता है वो रहता है जीरो, और उस केस में भी ना पावर भी जीरो होगी, और पावर को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं टाइम के साथ में तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है, ये भी रहते हैं जीरो। तो मतलब क्या हुआ, अगर सिस्टम में हमारे पास जितने भी मासेस हों, जितने भी मासेस सिस्टम में, सभी के लिए ना हम पावर फाइंड आउट करते हैं हमेशा, पावर या फिर ये टर्म, पावर फाइंड करेंगे या फिर ये टर्म फाइंड करेंगे, और सभी को ऐड करके हम क्या करते हैं वहाँ पे जीरो के इक्वल रखते हैं। हम वहाँ पे क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं और बोलते हैं नेट पावर इज जीरो, और तुम बोल दो नेट वर्क डन इज ऑल्सो जीरो, यानी सभी बॉडीज का वर्क डन लिखो उसको कर दो जीरो के बराबर, या सभी की पावर लिखो उसको कर दो जीरो के बराबर, और सभी बॉडीज के लिए इस टर्म का यूज करो उसको कर दो जीरो के बराबर। तो कुछ एक एग्जांपल में इसको यूज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में जाएंगे। तो देखिए, सपोज करो मेरे पास है कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन है, जैसे कि ये कोई भी वॉल, और ये वॉल के ऊपर एक फ्लोर है, यहां पे लगा हुआ एक पुली, उस पुली से बांधी रस्सी, यहां पर कोई मास होगा m, ठीक है जी, यहां पर कोई मास है m2, इसका मास m1, इसका मास m2, और ये एंगल आपके पास है 30 डिग्री, ठीक है। अब मान लो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी v1 और इस मास की वेलोसिटी इस तरफ होगी v2। अब मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे अप्लाई करना है, अप्लाई नेट वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट। तो देखो कैसे अप्लाई करोगे। तुमने एक बात देखी थी कि जब आपके पास वेलोसिटी, आप बोलते हो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, राइट, जितनी पावर से सभी को जीरो कर देंगे। तो अब देखो, ये हमेशा ये जो वैल्यू रहेगी ना वो हम लिखते हैं मासेस के लिए, एक ये मास एक वो मास, इस मास की भी वैल्यू लिखेंगे उस मास की भी वैल्यू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आगे देखिए। सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं, और एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्स रहती है ना आपकी, इसकी जगह आप ऑलवेज टेंशन की बात करते हैं हमेशा, तुम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करते, तुम यहां पर बात करते हो टेंशन की। अगर ये पूरी की पूरी रस्सी है तो यहाँ पे टेंशन टी रहेगा और यहाँ पर भी टेंशन टी रहने वाला है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये टेंशन टी और ये वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वेलोसिटी वेक्टर v2, दोनों के बीच में एंगल 30 है, तो मैं कह सकता हूँ कि m2 के लिए यानी p2 की जो वैल्यू होगी उसमें आप बोलोगे
टेंशन डॉट v2 वेक्टर विल बी इक्वल टू t इंटू v2 cos 30, और इसको सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आया, t v2 cos 30 की वैल्यू √3/2, ये क्या आ गया आपके पास, पावर 4 m2 मास। अब इसी तरीके से पावर 4 m1 मास लिखते हैं। इसके लिए लिखोगे ये तुम्हारे पास टेंशन का वेक्टर, ये तुम्हारे पास वेलोसिटी का वेक्टर, तो लिख दो टेंशन डॉट v1 वेक्टर। अब चेक करो t और v1 के बीच में एंगल कितने, v1 इस तरफ, t इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितने, 180। तो आप इसको लिखोगे t v1 cos 180, cos 180 की वैल्यू तुम्हारे पास है t इंटू v1, और यहाँ पे लगा दिया तुमने -1 cos 180 का, एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, और नेट पावर क्या होती है, 0। हियर नेट पावर यानी P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे -TV1 प्लस TV2 √3/2 इज इक्वल टू 0, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो TV1 इक्वल टू -TV2 √3/2, T कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास एक रिलेशन आया V1 और V2 के बीच में √3/2, और इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन का मतलब होता है कि जो बॉडीज मूव कर रही है ना, उनकी एक्सेलरेशन, उनकी वेलोसिटीज, उनके बीच में रिलेशन कैसा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन कैसा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन। सीन तुम्हारे सामने, ये ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, तो ये भी जाएगा उसके पीछे पीछे। तुम्हें नॉर्मली नहीं पता दोनों की वेलोसिटी क्या है, बट तुम उनके बीच का रिलेशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। तुम वहाँ पे क्या अप्लाई करते हो, नेट पावर का कॉन्सेप्ट। पावर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, हमेशा याद रखना, फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, और एफ डॉट वी है तो बीच में एंगल भी आएगा, एंगल cos 180 क्या होता है आपके पास में -1, तुमने यहाँ वैल्यू पुट की, तुमने यहाँ वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया, आंसर आ गया। ये पूरे का पूरा सीन बैठा तुम्हारे सामने। तो कुछ इस तरीके से तुम अप्लाई करते हो कांस्टेंट रिलेशन के फॉर्मूलास को। अब ना थोड़े से क्वेश्चन करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं कांस्टेंट रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं उनके। तो देखो, फाइंड कांस्टेंट रिलेशन फॉर द सिस्टम, फॉर द सिस्टम। सिस्टम में आपके पास क्या, देखो ध्यान से, ये एक ब्लॉक, ठीक है जी, सॉरी एक ब्लॉक नहीं, एक पुली, उस पुली पर तुमने घुमाई एक रस्सी, और ये रस्सी फर्दर कनेक्टेड है, एक बीच में एक पुली और है, यहां पर तुमने मास लगाया m1, यहां पर तुमने एक और स्ट्रिंग लगाई और तुमने इसमें मास लगा दिया m2। ऑलराइट, मैं एज्यूम करता हूं इस केस के अंदर कि m2 जा रहा होगा ऊपर और m1 जा रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन फॉर द सिस्टम, कि आपको यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है, कांस्टेंट, मतलब a1 और a2 के बीच में एक रिलेशन बनाना है। कैसे बनाओगे, पावर वाला सीन बनाते हैं, वर्चुअल वर्क में 0 करेंगे, और यहाँ पे गिवन है एक्सेलरेशन, तो भी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, उसके लिए मुझे टेंशन भी चाहिए, तो मैं सबसे पहले टेंशन बनाता हूँ। अगर यहाँ टेंशन टी रहेगी, यहाँ भी टेंशन टी रहेगा, यहाँ भी टेंशन रहेगा टी, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम एक सिंगल स्ट्रिंग से चल रहा है, और तुमने क्या किया, इस पुली के साथ में जस्ट एक मास m2 को लटका दिया। अब तुम बोलोगे इसके बारे में, क्या बोलोगे, फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो मैं बोलूँगा टी वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 180, तो मैं लिखूँगा ta1 cos 180, और cos 180 का मतलब बीच यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में -1, ये क्या आ गया, इसके लिए सीन बना, इसकी इक्वेशन बन गई।
अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसमें तुम क्या लिखोगे, इसको ऊपर खींचने वाली फोर्स कौन कौन सी है, टेंशन और टेंशन, यानी दो टेंशन। तो आप बोलोगे टू टेंशन डॉट A2। अब तुम लगाओ फॉर्मूला 2T A2 cos 0, क्योंकि टेंशन और A2 के बीच में कितना आपके पास 0। तो तुम क्या लिखोगे इसको 2T मल्टीप्लाइड A2। तुम्हारे पास इसकी इक्वेशन भी आ गई, इसकी भी आ गई, दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख दो। तो नेट, तो आपके पास जो कंस्टेंट रिलेशन आ गया वो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, माइनस ऑफ TA1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ TA2 इक्वल 0। अगर दोनों को कंपेयर करोगे आपका आंसर आने वाला है A1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। A1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। और यही हमारा मेन मोटिव होता है यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन को यूज करने का। बात क्या है, एक्सेलरेशन में रिलेशन बना दिया, कैसे बनाया, कंस्टेंट रिलेशन की हेल्प से। तुम अगर सिंपली इसको करते ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, तो तुम रिलेशन को नहीं बता पाते। वो रिलेशन नहीं बता रहा था A1 A2 में, तो उसको मैंने कैसे फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स। और वो कॉन्स्टेंट रिलेशन का सीन कहाँ से बना था, पावर इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू 0। तो ये पूरे का पूरा सीन है। वो कहता है कि कभी भी किसी भी मास के लिए ना F.A कर दो, वो 0 के को रख दो, इसका F.A कर दो, इसका F.A कर दो, 0 के को रख दो, दोनों को ऐड कर दो, मामला खत्म, A1 A2 के रिलेशन आ गया। और इसी तरीके से ना हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमेशा हमारी ट्राई ये रहती है जनरली क्वेश्चंस में कि हमें फाइंड करना रहता है कि कंस्टेंट रिलेशन क्या है बॉडीज के बीच में, कि बॉडीज अगर मूव कर रही हैं तो उनके बीच का कंस्टेंट रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। तो सीन तुम्हारे सामने डायग्राम दिखाई दे रहे। मेरा क्वेश्चन ये, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 और A2 में मुझे रिलेशन बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा, देखो। मैं सबसे पहले यहां से टेंशन लिखना स्टार्ट करता हूं, T, यहां भी होगा T, यहां पे भी होगा T, यहां पर भी रहेगा T, T T नीचे, तो दोनों के लिए ऊपर क्या बनेगा 2T, यहां भी 2T, यहां भी 2T, और यहां भी 2T रहेगा। बिल्कुल टेंशन टेंशन लिख दिया, 2T 2T टेंशन, जाओ जाओ जहां जाए लिख दिया। उसके बाद में ना अब लिखते हैं इनके F.A। अब मैं फाइंड करूंगा F.A और उसको कर दूंगा 0 के बराबर, यानी सभी के लिए F.A फाइंड करूंगा, उसको पुट कर दूंगा 0 के बराबर, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले के केस में चेक करो, T ऊपर A2 नीचे, तो आप इसमें लिखोगे T A2 cos 180, बिल्कुल, प्लस दूसरे के लिखो 2T, बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है इसमें भी, तो आप यहां पे लिखोगे 2T A1 और यहां पे लिखोगे cos 180 इक्वल 0। अब तुम बोलोगे ये भी नीचे जा रहे हैं, ये भी नीचे जा रहे हैं, और टेंशन के ऊपर रहेंगे, तो दोनों में 180 180 आ गया। और तुम यहां पे लिख सकते हो T हट जाएगा तुम्हारा, A2 -1 प्लस 281 इंटू -1 इक्वल 0। या तुम इसको कह सकते हो A2 प्लस 2A1 इक्वल्स 0। तुम्हारे पास ये क्या आ गया, कांस्टेंट रिलेशन की इक्वेशन। ये सीन है। तुम्हें बताना है कि जितनी बॉडीज है ना उनके एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की इक्वेशन कैसी बनने वाली है, बस, और तुम्हारा आंसर आ जाता है इतने से। कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतना सा काम है। क्वेश्चन देखने में टिपिकल लगते हैं बट आंसर इनका 1 लाइन, और 1 लाइन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना रहता है, बस एक कॉन्सेप्ट यूज किया, आंसर आया, काम खत्म, आगे बढ़ो, ऐसे सीन रहता है। आगे चलो, एक और क्वेश्चन देखो। हाँ तो देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या कह रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरह का एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है आपके पास में, और उस अरेंजमेंट में 3 ब्लॉक्स हैं M1, M2, M3। इसका एक्सेलरेशन A1, इसका A2, इसका A3। ये आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के सामने, ये जा रहा है नीचे की तरफ। इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर एज शोन इन द फिगर, अगर इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो बताओ कांस्टेंट रिलेशन इनके बीच में क्या होगा। तो आपको इक्वेशन बनानी है बेसिकली। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले लिखो टेंशन, यहाँ पर रहने वाला टेंशन T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, और यहाँ पर भी रहेगा वो T। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी रस्सी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी। तो सारी जगह पे टेंशन क्या रहेगा, इक्वल T लिख दिया जी। अब लिखते हैं इसकी इक्वेशन, फिर इसकी इक्वेशन, फिर इसकी इक्वेशन, तीनों को ऐड कर देंगे। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, मैं क्या लिखूंगा, T इंटू A1 cos 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितने हैं, 0। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, प्लस T इंटू A2 cos 0 लिख दिया, प्लस इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 2T A3, और T ऊपर A3 नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं cos पाई या cos 180 इक्वल 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली, T हट जाएगा, A1 प्लस A2 माइनस ऑफ 2A3 इक्वल 0। यहाँ तुम बोल दो A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू A3। ये तुम्हारा क्या बन गया आंसर। कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करने थे और कर दिए। A1 A2 A3 में एक रिलेशन बनाना था, बस रिलेशन बना, मामला खत्म, और इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन भी हो गया। की कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा, सारे का सारा पावर लिख दो, चाहे वर्क डन लिख दो, इक्वल कर दो उसको 0 के, F डॉट A कर दो, चाहे F डॉट V कर दो, उसको कर दो 0, आंसर खत्म। चलो क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम में देखते हैं क्या सीन गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर find the tension in the rope and acceleration of the mass m1 and m2 and pulley p1 and p2 when the system is set free to move, assume the pulley to be massless and the string are light। तो ऐसा कह रहा है वो कि आपके पास ना m1 है, यहाँ पे m2 है, ठीक है जी। सिस्टम को तुमने फ्री छोड़ दिया, और मान लो सिस्टम में मोशन हो रहा है। सिस्टम में अगर मोशन हो रहा है ना, तो मैं मानता हूँ कि m2 जा रहा होगा नीचे के लिए एक बार के लिए, और m1 जा रहा होगा ऊपर। एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग रहेंगे, क्योंकि सिस्टम में पुलिस का सीन है ज़्यादा, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है ये। यहाँ पे T टेंशन रहेगा, यहाँ भी T आएगा, यहाँ भी T आएगा, और वो T घूम के यहाँ भी T आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है ना, तो मैं यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट रिलेशन बनाने के बारे में सोचूं ना, तो मैं वो बना सकता हूँ। कॉन्स्टेंट रिलेशन आपके पास आएगा यहाँ पर T डॉट A1, ये तो आएगा T इंटू A1, क्योंकि यहाँ पे एंगल आएगा 0, cos 0 होता है 180। इसके केस में क्या लिखोगे, 2T इंटू A2, और cos 180 आएगा आपका -1। तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हो, A1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब अगर ये आ गया तो A1 A2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो अब इसकी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, मास M1 की, फॉर M1 को मोशन में कौन लेके आ रहा है, T। रोक कौन रहा है, M1G इक्वल M1 इंटू A1 फॉर मास M2। मोशन कौन करवाएगा, M2G। रोकेगा कौन, टेंशन, इक्वल्स बॉडी का मास M2, एक्सेलरेशन A2। आ गया। मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, A1 और A2 का वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों कर दो ऐड, 1 + 2 किया, मेरे पास क्या आ गया, M2G माइनस M1G विल बी इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2। ठीक है, A1 A2 आ रहे हैं, A1 A2 में से एक को रखेंगे। किसको रखेंगे, पहले A1 को रखते हैं, तो A1 की जगह सॉरी A2 को रखते हैं पहले, तो पुट A1 इक्वल टू 2A2। तो आपकी इक्वेशन बनती है M2G
माइनस m1g इक्वल्स m1 2a2 प्लस m2 a2। अगर मैं थिंग्स कॉमन लूँ तो मेरे पास a2 की वैल्यू आ रही होगी m2g माइनस m1g डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा आपके पास में 2m1 प्लस m2, ये तुम्हारे पास आ गया a2। अगर a2 आ गया तो ऐसे तुम a1 भी फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे? a1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे 2g m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 2m1 प्लस m2, ये बन गई a1 की वैल्यू। सीन सारे का सारा वही, एक एडिशनल टर्म आ गई कांस्टेंट रिलेशन, जो तुम्हारे इक्वेशंस है ना उनको इजीली सॉल्व करवाएगा, क्योंकि तुम्हारे इक्वेशन में ना पहले थे दो वेरिएबल्स, टेंशन और एक्सेलरेशन, बट इस बार एक नई चीज आ गई। वो चीज क्या है? यहाँ पे टेंशन के साथ साथ एक्सेलरेशन भी दो दो है। अगर एक्सेलरेशन दो दो है ना तो फिर तो भाई साहब मामला गड़बड़ाएगा। अगर मामला गड़बड़ाएगा तो फिर तुम्हें यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना होगा और कांस्टेंट रिलेशन का यूज करना रहेगा। इन तीनों इक्वेशन से ही हम आंसर देते हैं, ये बात है पूरी की पूरी। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। फाइंड द, इसमें तुम्हारे सामने क्या क्वेश्चन होगा? फाइंड द कंस्ट्रेंट रिलेशन, फाइंड द कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो बताओ कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होने वाला है इसमें। अगर मान लो ये ब्लॉक जा रहा हो नीचे किस एक्सेलरेशन a1 के साथ में, और नहीं नीचे तो ये जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा ऊपर, ये जा रहा हो ऊपर एक्सेलरेशन a2, ये जा रहा है नीचे एक्सेलरेशन a1। तो बताओ कंस्ट्रेंट रिलेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? अगर यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ भी t रहेगा, यहाँ भी t रहेगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ इसके लिए इक्वेशन बनेगी t a1 इंटू -1 प्लस 2t इंटू a2 इक्वल 0। आपका आंसर आ गया a1 विल बी इक्वल टू -2a2, सॉरी प्लस 2a2। a1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2। दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन ये आ गया। कैसे आया? डायरेक्ट इक्वेशन लगाकर। इक्वेशन लगाओगे आंसर फटक से आता है। ऑलराइट, ये पूरे का पूरा सीन था इस क्वेश्चन का। हालांकि इस क्वेश्चन में और बातें भी बहुत हैं, इसका अगर मैं और इंक्रीज करूं तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो a1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। मुझे पता है ये 2m है तो यहाँ पे आएगा 2mg साइन थीटा, बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा मोशन कौन करवाएगा? 2mg साइन थीटा, माइनस रोकेगा कौन? टेंशन। बॉडी का मास 2m, बॉडी का एक्सेलरेशन a1। ठीक है जी। अब a1 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे t हटाना पड़ेगा। ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे मास की भी सुन लेते हैं। दूसरे मास को मोशन कौन करवा रहा है? 2t। उसको रोक कौन रहा होगा? mg। mg उसको रोकेगा, इक्वल्स टू बॉडी का मास m, एक्सेलरेशन a2, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम क्या करोगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो आपके पास आएगा 2t माइनस का ये तो कट गया, ये बनेगा 4mg साइन थीटा माइनस mg इक्वल्स टू ma2 प्लस 4ma1। और ये m सेम है सारे का सारा, m कैंसिल। ठीक है जी, कैंसिल है। तो अब मुझे फाइंड करनी है सिर्फ और सिर्फ a1 की वैल्यू। अगर a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं a2 को हटा देता हूँ, a2 की जगह मैं पुट करूंगा a1/2।
पुट A2 इक्वल्स टू A1/2, तो आपका ऑप्शन बनेगा, सॉरी आंसर बनेगा 4G साइन थीटा माइनस G इक्वल्स टू A1/2 प्लस 4A1। तो यहाँ तुम्हारे पास वैल्यू आई 4 साइन थीटा माइनस 1, और यहाँ पर है G, एक मिनट 4 ब्रैकेट में आएगा, इसको बाहर रहने दो। तुम्हारा आंसर बनेगा 4G साइन थीटा माइनस का G इक्वल्स टू 9/2 A1, और 2 सामने गया, 9 आया डिवाइड में, और ये तुम्हारा बन गया A1 का आंसर। और इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये इस चैप्टर के टिपिकल पार्ट में से है कि जब आपके पास मल्टीपल पुलिस मल्टीपल स्ट्रिंग आते हैं ना, तो कांस्टेंट रिलेशन के बिना तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उसका यूज़ करोगे तब जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टॉपिक लंबा है, खुद से समझ नहीं आता, अपने आप से तुम्हें यहाँ पे डूबना होगा, तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से प्रैक्टिस करोगे तब ये क्लियर होगा, अदरवाइज ये सारे का सारा टॉपिक तुम्हें डराएगा, हर वक्त तुम्हें खाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर ये नीचे जा रहा है ब्लॉक v वेलोसिटी के साथ में, तो यहाँ पर ना आपके पास है एक रिंग जो कि एक स्ट्रेट रोड पर लगा हुआ है, और वो रिंग कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के साथ में। अगर इस स्ट्रिंग को नीचे खींचोगे तो ये जाएगा आगे की तरफ विद सम वेलोसिटी va। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ va, फाइंड द वैल्यू ऑफ va। तो va की वैल्यू बताओ। va की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन को डायरेक्ट यूज करो। कांस्टेंट यूज करोगे कैसे, टेंशन ऊपर, इसका टेंशन इस तरफ, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे a के लिए, t इंटू va, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा। इसके केस में क्या लिखोगे, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, दोनों के बीच में एंगल है 180, तो यहाँ लिख दिया cos 180 इक्वल 0। तो तुम्हारा आंसर बना टी वी ए कॉस थीटा माइनस टी वी इक्वल 0, टी टी हट गया, वी ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई v डिवाइड बाय कॉस थीटा, जो मुझे फाइंड करनी थी, और ये मैंने कही थी वैल्यू फाइंड। सिंपल तरीके से ऐसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। कांस्टेंट मोशन का सीन यही रहता है कि एक बॉडी मूव करती है, वो अपने साथ ना दूसरी को भी ले जाती है, दोनों एक दूसरे से बंधी हुई हैं। कैसे बंधी हैं, तुम्हारे सामने है। अगर दोनों बंद रखी हैं तो उनको सॉल्व करो, आंसर निकालो, खत्म। चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं। कोई अगला क्वेश्चन हमारे सामने होगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि आपके पास ये सीन है पूरे का पूरा, उसने इसी को यहाँ पे बयान किया। वो कह रहे हैं कि आपके पास ना एक मास है कैपिटल एम, उसमें आपने लगाई रस्सी, वो घुमा दी, इस तरह से घूमते 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 वो आ गई एक मास स्मॉल एम के पास में। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज आफ्टर रिलीजिंग द सिस्टम। तो कहता है ये बताओ, अगर इस मास को तुमने छोड़ा, ये आएगा नीचे किसी एक्सेलरेशन a1 के साथ में, ये जाएगा आगे किसी एक्सेलरेशन a2 के साथ में, तो बताओ a2 की वैल्यू कितनी होगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है कांस्टेंट का। कांस्टेंट का क्वेश्चन है तो कांस्टेंट रिलेशन बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टेंशन बनाते हैं, यहाँ भी टेंशन टी रहेगा, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी रहेगा, यहाँ भी टी रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, वो टी रहेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मास को ना खींचने में जो मेहनत हो रही है वो कौन कर रहा है, टी 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 4 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है जी। तो जब आप कांस्टेंट रिलेशन लिखोगे ना, इसमें कांस्टेंट रिलेशन में वो क्या बोलेगा, टी 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 4 टी एक साथ खींच रहे हैं किसको, a2 को, दोनों के बीच में एंगल है 0, तो यहां लिख दोगे 1 प्लस नीचे क्या आपके पास में, यहां एक टेंशन T, उसके ऑपोजिट है a1, तो यहां लिखोगे T a1 cos 180
इक्वल 0, इसको सोल्व किया, मेरी इक्वेशन आई 4A2 विल बी इक्वल टू A1। मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है? A2 का। कर देते हैं जी। A2 की अगर मैं इक्वेशन लिखूं ना, सॉरी मास M की, फॉर मास कैपिटल M, मोशन कौन करवाएगा? 4 टेंशन। रोकेगा कौन? कोई भी नहीं, क्योंकि ऑपोजिट में कोई फोर्स ही नहीं है। ऑपोजिट में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रोकने के लिए कोई फोर्स होनी चाहिए, वो है ही नहीं। अगर नहीं है तो आगे चलोगे। बॉडी का मास M, एक्सेलरेशन A2, ठीक है। और स्मॉल मास M की बात करते हैं। स्मॉल मास M में मुझे दिखाई दे रहा है कि mg लेके जाएगा उसको नीचे, माइनस mg नीचे लेके जाने वाला है, और टेंशन उसको ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्मॉल m A1। बिल्कुल, मुझे चाहिए A2 का वैल्यू। A2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो, यहां से मैं T की वैल्यू निकाल दूं। T की वैल्यू आ रही है मेरे पास में mg माइनस m A1। इस T की वैल्यू को ना यहां पर प्लेस कर देते हैं, तो मेरा आंसर बना 4mg माइनस A1 इक्वल्स टू कैपिटल M A2। बिल्कुल, अब A1 की वैल्यू यहां पे एलिमिनेट कर दो। A1 को तुम क्या लिख सकते हो? 4A2, 4mg माइनस 4m इंटू 4A2 इक्वल्स टू कैपिटल M A2। और तुम्हारा आंसर अब क्या बनेगा? 4 ये 16, 4mg, और इसको ले जाओ सामने की तरफ, ये बना M A2 प्लस 16 स्मॉल m A2, और A2 की वैल्यू तुम्हारे पास यहां से आती है 4mg डिवाइड बाय m प्लस 16 स्मॉल m। ये तुम्हारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग के नसें खोलने वाले क्वेश्चन है ये। सीन तुम्हें समझना होगा क्या हो रहा है, उस समझे हुए सीन के साथ फिर तुम्हें खेलना भी होगा कि वैल्यूज क्या गिवन है, कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है, क्या क्या रिलेशन रहेंगे, सारे का सारा सीन। आज के लिए इतना ही। पुली कांस्टेंट में ना मेजर तुम्हें कांस्टेंट रिलेशन चाहिए। सबसे पहले कैसे निकालोगे? सबसे पहले बताया था, उसका यूज करते हुए तुम आगे बढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप। और उस स्टेप बाय स्टेप के सफर में ना तुम क्या करते हो, अगर कोई तुमसे यूं मांगे कि रिलेशन बताओ एक्सेलरेशंस में या कुछ और, तब तुम वहां पे वैल्यूज का यूज करते हो, सॉरी इक्वेशंस लगाते हो न्यूटन लॉ से, तब वहां पे एलिमिनेशन वगैरह करते हो, तब जाके आंसर निकालता है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, हमें उस प्रोसेस को कम यूज करना होता है एग्जाम में, राइट। तो चलो एक ऐसा क्वेश्चन और देखो। ये एक आपके पास रिजिड सपोर्ट, यहां पर लगा दी एक पुली को फर्दर जोड़ा किसी मास कैपिटल M के साथ में, यहां से एक रस्सी निकली, वो जुड़ गई एक पुली में, वहां से एक रस्सी निकली यहां जुड़ी, और यहां से एक रस्सी और निकली, वो एक और पुली के साथ जुड़ी, ये रस्सी यहां से, और ये जुड़ रहा है किसी मास स्मॉल m के साथ में। डायग्राम थोड़ा सा ऐसे है। ये पूरे का पूरा सिस्टम है, 3 पुलीज हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक ब्लॉक नीचे जाएगा, एक ब्लॉक ऊपर आएगा। मैं मानता हूं खुद से कि ये जा रहा है नीचे, ये आ रहा है ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 और A2 के बीच में रिलेशन बनाओ, क्या होगा? तो बना देते हैं। यहां से टेंशन लिखना स्टार्ट करो। टेंशन यहां पे T रहेगा, तो यहां भी कितना होगा? T। T ऊपर जाएगा 2T, तो यहां भी आएगा आपके पास में 2T। 2T कंबाइन होकर यहाँ पे देंगे 40, और यहाँ भी क्या रहेगा? 40। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पर नेट टेंशन कितना हो गया? 40 प्लस 2T प्लस T 70। इस पर कितना हो गया? T। अगर मैं इक्वेशन लिखूं
70 ब्लॉक जा रहे हैं नीचे, तो आप क्या बोलोगे 70 इंटू A1 कॉस 180, इसको क्या लिखोगे प्लस T A2 कॉस 0 इक्वल 0। इसको सोल्व किया 70 A1 माइनस का 1 प्लस T A2 इक्वल 0, T हट जाएगा, आपका आंसर आया 7A1 विल बी इक्वल टू A2। ये तुम्हारा आंसर। और अगर क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ यहां पे A1 की वैल्यू 5 है तो A2 की वैल्यू कितनी होगी 35, A2 की वैल्यू 1 है तो A1 की कितनी होगी 1/7। रिलेशन आपके पास है, वैल्यूज पुट करके आप आंसर भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये पूरे का पूरा सीन है, इस तरह से तुम इन क्वेश्चंस को कर सकते हो इजीली। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कांस्टेंट रिलेशन पर फोकस किया जिसमें मेन मैंने पुली कांस्टेंट पर फोकस किया था। टॉपिक थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है कि इसमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ हो रही हैं और अगर करोगे तो ये ईजी बन जाएगा। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी काफ़ी हद तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।